कभी सोचा है कि हम जो खरीदते हैं, जिस पर यकीन करते हैं या जिसे वोट देते हैं, क्या वो सच में हमारे अपने फैसले हैं या कहीं कोई हमें अनजाने में खींच रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। हम सब सोचते तो यही हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, तर्क से चलते हैं, पर असल में हमारे विचारों पर, हमारे कामों पर ऐसे तरीकों से असर पड़ता है जिनके बारे में हमें एहसास तक नहीं होता। हाँ। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की वो सीधी सादी सोच से लेकर आज के हर चीज पर शक करने वाले माहौल तक बहुत कुछ बदल गया है। बिल्कुल, और इसमें मीडिया का रोल तो बहुत ही बड़ा है। आज हम एज ऑफ प्रोपेगेंडा किताब से कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। ये समझने की कोशिश कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे मनाया जाता है या कभी-कभी बहकाया भी जाता है। हाँ, ताकि हम ना तो एकदम भोले बने रहें और ना ही बिल्कुल ही सिनिकल हो जाएं, हर बात पर शक करें। सही, तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। पहली बात तो यही है जो किताब में बताई है कि हम कितनी बार बिना सोचे समझे ही मान जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे वो सुपरमार्केट वाला उदाहरण। जो चीजें आंखों के लेवल पर रखी हैं वो ज्यादा बिकती हैं, या विज्ञापनों में बस नया, आसान सुन लिया और हम मान गए। हाँ, इसे कहते हैं पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग। अच्छा। मतलब दिमाग ना शॉर्टकट लेता है ऊर्जा बचाने के लिए। एक बड़ा मजेदार प्रयोग था इसका। अच्छा। हाँ, किसी ने कॉपी मशीन की लाइन में लोगों से पूछा, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉपी करनी है? अब देखिए, क्योंकि मुझे कॉपी करनी है, ये कोई ठोस वजह तो है नहीं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। पर ज्यादातर लोग मान गए। सिर्फ वो क्योंकि शब्द सुनकर दिमाग ने सोचा, हाँ भाई कोई कारण दे रहा है, चलो ठीक है। ओह, मतलब दिमाग बस ऊपरी चीजें देखकर फैसला कर लेता है। तो फिर ये सेंट्रल रूट, मतलब गहराई से सोचना, वो कब होता है? वो तब होता है जब मुद्दा हमारे लिए अहम हो, मतलब पर्सनली जरूरी हो, या फिर हम उस बारे में सोचने के मूड में हो, हमारे पास वक्त हो, एनर्जी हो। जैसे जैसे मान लीजिए कोई नई पॉलिसी आ रही है जो सीधे हमें असर करेगी, जी। तब हम उसके तर्कों पर ध्यान देंगे। ये नहीं देखेंगे कि बताने वाला कितना स्मार्ट दिख रहा है या विज्ञापन कितना अच्छा है। हम असलियत देखेंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और एक और मजेदार बात है इसमें कि हम लॉजिकल होने से ज्यादा अपने कामों को सही ठहराने वाले जीव हैं। मतलब कर कुछ दिया, अब उसे सही साबित करने में जुट गए। बिल्कुल सही। इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब हमारी सोच और हमारे काम में या दो सोच में टकराव होता है तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। हाँ। जैसे वो सिगरेट वाला उदाहरण। हाँ। पता है कि नुकसान करती है, पर छोड़ने की बजाय ये सोचना कि अरे रिसर्च गलत है या छोटी जिंदगी जिएंगे पर मस्त जिएंगे। मतलब अपनी गलती मानने की बजाय बहाना ढूंढना। हाँ, क्योंकि गलती मानने से हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा अपने बारे में जो अच्छा ख्याल है, उसको चोट पहुंचती है। तो हम उस बेचैनी को कम करने के लिए अपनी सोच बदल लेते हैं या बहाने बनाते हैं। तो क्या लोग इस बेचैनी का, इस डिसोनेंस का फायदा उठाते हैं हमें मनाने के लिए? बिल्कुल उठाते हैं। इसे एक तरह का रैशनलाइजेशन ट्रैप कह सकते हैं। मतलब आपको पहले थोड़ा दोषी या शर्मिंदा महसूस कराया जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर उस बुरी फीलिंग से निकलने का एक रास्ता सुझाया जाता है कि आप उनकी बात मान लें। जैसे वो चैरिटी वाला उदाहरण है ना, सिर्फ एक पैसा भी मदद करेगा। हाँ हाँ। अब मना करना कितना मुश्किल है, क्योंकि कौन खुद को कंजूस साबित करना चाहेगा। मना करेंगे तो डिसोनेंस होगा। मैं तो अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, तो हम दान दे देते हैं। वो बेचैनी कम हो जाती है। ओ, यानी सीधे मनाने से पहले ही एक तरह से स्टेज सेट कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं प्री पर्सुएजन। मतलब असल में मनाने की कोशिश शुरू होने से पहले ही माहौल बना देना। इसके कई तरीके हैं। जैसे? एक तो है शब्दों का खेल। आप चीजों को कैसे लेबल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे वो बीफ वाला था, 75% लीन, सुनने में 25% फैट से कहीं बेहतर लगता है। एग्जैक्टली। बात वही है, पर शब्द बदल दिए तो नजरिया बदल गया। या फिर वो अस्पष्ट पॉजिटिव से लगने वाले शब्द, अच्छे दिन, राष्ट्र प्रथम, इनका कोई ठोस मतलब नहीं होता अक्सर, पर एक फील गुड फैक्टर होता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा है दिमाग में तस्वीरें बनाना। मीडिया, खासकर टीवी, इसमें माहिर है। वो दुनिया की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो कई बार हकीकत से अलग होती है। जैसे अपराध की खबरें, लगता है दुनिया में बहुत ज्यादा क्राइम है। हाँ, जबकि आंकड़े शायद कुछ और कहते हों। और मीडिया ही ये तय करता है कि हम किन मुद्दों को ज्यादा जरूरी समझें। इसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं। वो ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, पर ये जरूर बताते हैं कि किस बारे में सोचना है। अच्छा,
और चीजों की तुलना करना या उनको पेश करने का ढंग। इसका भी असर होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसे फ्रेमिंग कहते हैं। जैसे किसी नई सिचुएशन को किसी पुरानी जानी पहचानी सिचुएशन से जोड़ देना। जैसे सद्दाम हुसैन की तुलना हिटलर से करना। हाँ, वो देखा है। या फिर सवालों को पूछने का तरीका बदलना। जैसे एक ऑपरेशन के बारे में बताना कि इसमें 90% लोग बच जाते हैं, या ये बताना कि इसमें 10% लोग मर जाते हैं। बात एक ही है पर असर अलग होता है। बिल्कुल। या फिर वो डिकॉय इफेक्ट, मतलब एक जानबूझकर खराब ऑप्शन दिखाना ताकि दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगने लगे। जैसे रियल एस्टेट एजेंट करते हैं ना। हाँ, पहले एक दो बेकार घर दिखाते हैं। हाँ, ताकि बाद वाला ठीक ठाक घर भी बहुत बढ़िया लगे। सही पकड़ा। कमाल है। अच्छा, और ये जो कह रहा है, मतलब जो सोर्स है उसका भी तो बहुत असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, सोर्स की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। हम एक्सपर्ट्स की बात ज्यादा मानते हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, और जो भरोसेमंद लगे। पर कई बार तो सिर्फ बाहरी चीजें भी काम कर जाती हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर हो या फेमस हो। हाँ, ये तब होता है जब हम पेरिफेरल रूट में होते हैं, मतलब जब हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते या मुद्दा हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं होता, तब सुंदरता, आकर्षण, सेलिब्रिटी स्टेटस ये सब काम कर जाता है। लेकिन सेलिब्रिटीज का तो हमें पता होता है कि वो पैसे लेकर ऐड कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों मान जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरह बनना चाहते हैं। उनके इस्तेमाल किए प्रोडक्ट्स को अपनाकर हमें लगता है कि हम भी उनकी तरह कूल या सफल या आकर्षक बन जाएंगे। ये हमारे सेल्फ इमेज से जुड़ा है। अच्छा, और अगर कोई भरोसे के लायक ना हो, मतलब हमें पता हो कि हमें मनाने की कोशिश कर रहा है या इसका अपना फायदा है, तो वो कैसे यकीन दिलाएगा? इसके भी 2 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, अगर वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बात करे। जैसे कोई चोर कहे कि जेल की सजा और सख्त होनी चाहिए, हमें एकदम से लगेगा यार ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जरूर सच बोल रहा होगा। हाँ, ये तो पॉइंट है। दूसरा तरीका है ऐसा दिखाना कि वो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर ही नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आपको लगे कि आपने 2 लोगों की प्राइवेट बातचीत सुन ली है जिसमें वो किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो आप उस पर ज्यादा यकीन करेंगे बजाय कि अगर वही बात वो सीधे आपसे कहते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बातचीत आपके लिए थी ही नहीं, तो सच्ची होगी। वाह, मतलब कितने तरीकों से हमें प्रभावित किया जा सकता है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये तकनीकें काम कैसे करती हैं, ताकि हम ज्यादा जागरूक होकर अपने फैसले ले सकें। कभी सोचा है आपने कि जैसे अगर कोई हमें पहले कोई छोटी सी चीज दे दे मुफ्त में, जैसे कोई फूल या मान लीजिए कोई खाने का सैंपल। हाँ हाँ, होता है। और फिर उसके बाद अगर वही इंसान हमसे कुछ मांगता है, जैसे कोई डोनेशन या फिर कुछ खरीदने को कहता है, तो मना करना कितना मुश्किल हो जाता है ना? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। ये असल में एक जानी पहचानी चीज है। इसे पारस्परिकता का नियम कहते हैं, मतलब लेन देन का नियम। अच्छा, पारस्परिकता? हाँ, ये समाज में जैसे एक अलिखित सा नियम है कि भाई अगर कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी लगता है कि यार बदले में कुछ करना तो बनता है। एक तरह का दबाव महसूस होता है। हाँ, ये दबाव है, ये बहुत गहरा होता है। शायद आपने वो हरे कृष्णा वालों का जिक्र सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है। हवाई अड्डों पर वो लोग क्या करते थे, पहले लोगों को फूल देते थे, कई बार तो जबरदस्ती सा थमा देते थे। हाँ हाँ, और फिर दान मांगते थे। अब लोगों को वो फूल चाहिए हो या ना हो, या वो लोग पसंद आ रहे हो या नहीं, फिर भी देखा गया कि दान देने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती थी। कमाल है। ये बस वही एहसान चुकाने वाली बात है। और सुपरमार्केट में जो फ्री सैंपल्स मिलते हैं, हाँ, वो तो है ही। वो भी यही है। वो छोटा सा टेस्ट वो हमें कई बार पूरा पैकेट खरीदने पर मजबूर कर देता है, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ मिला है, सही कहा। और इसी लेन देन के एहसास का फायदा उठाने के कुछ बड़े दिलचस्प तरीके भी हैं। हाँ। एक है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस, दरवाजे पे मुंह? हाँ, सुनने में अजीब है। इसमें होता क्या है कि पहले कोई आपसे एक बहुत बड़ी, मतलब लगभग नामुमकिन सी रिक्वेस्ट करता है। अच्छा। जाहिर है आप सीधा मना कर देते हैं कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। कौन मानेगा। हाँ। फिर वो इंसान फौरन अपनी मांग घटा देता है और एक छोटी सी, कहीं ज्यादा ठीक ठाक सी मांग रखता है। अब क्योंकि उसने अपनी तरफ से एक तरह की रियायत दी है, अपनी मांग कम की है। अनिलू। हाँ, ये बात तो है। मतलब उसने कॉम्प्रोमाइज किया, तो हमें भी करना चाहिए। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे एक स्टडी थी, उसमें छात्रों से पहले पूछा गया कि क्या वो लोग 3 साल तक हर 2 महीने में जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं, किशोर अपराधी, उनको काउंसलिंग दे सकते हैं। 3 साल तक हर 2 महीने में? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, तो सबने मना कर दिया। फिर उनसे फौरन पूछा,
अच्छा चलो वो नहीं, तो क्या आप बस एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें ज़ो घुमाने ले जा सकते हैं? अच्छा, ये तो काफी छोटा हो गया उसके मुकाबले। बिल्कुल। और इस बार क्या हुआ, करीब आधे छात्र मान गए, अरे वाह। जबकि जिन छात्रों से सीधे ही सिर्फ ज़ू वे जाने को पूछा गया था, बिना पहली बड़ी मांग के, उनमें बहुत कम लोग तैयार हुए थे। समझ गए। मतलब वो पहली नामुमकिन मांग ने दूसरी छोटी मांग के लिए जैसे दरवाजा खोल दिया। सही। और एक और तरीका है, ये टीवी शॉपिंग वाले खूब इस्तेमाल करते हैं, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। हाँ, अभी कॉल करें लेकिन रुकिए वाला। वही, पहले किसी चीज की कीमत बताते हैं और इससे पहले कि हम अपना मन बनाएं फौरन कहते हैं लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, इसके साथ हम आपको ये 2 चीजें और मुफ्त देंगे। वो जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं ना, वो एक सरप्राइज डिस्काउंट या तोहफे जैसी लगती हैं, और हमें लगता है अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। हाँ, इसका भी शायद कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। हाँ, एक कपकेक वाला एक्सपेरिमेंट था। एक स्टॉल पर कपकेक बेच रहे थे। कुछ कस्टमर्स को बोला ये कपकेक 75 सेंट का है। ठीक है। और दूसरों को बोला ये कपकेक 75 सेंट का है, लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 2 कुकीज भी मिलेंगी। अच्छा, कीमत वही रखी, बस प्रेजेंटेशन बदल दी। हाँ, नतीजा, जिन लोगों को दैट्स नॉट ऑल स्टाइल में बताया गया, उनमें खरीदने वालों की संख्या लगभग डबल थी। डबल? हाँ, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें शुरू से ही बताया गया था कि कपकेक और 2 कुकीज मिलाकर 75 सेंट के हैं। वो जो अचानक मिली डील है ना, वो हमें खरीदने पर जैसे मजबूर कर देती है। कमाल है। तो ये तो हुई बात कि जब कोई और हमें कुछ देता है या करता है, तो हम पर एक भारी दबाव बनता है, एहसान का। लेकिन एक और बड़ी ताकतवर चीज है जो हमें अंदर से ड्राइव करती है। वो है हमारी अपनी बातों और अपने कामों में ना एक तालमेल, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने की इच्छा। अच्छा, मतलब हम जो कहते हैं वही करना चाहते हैं? बिल्कुल। इसे कहते हैं प्रतिबद्धता और निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार अगर हमने किसी चीज के लिए छोटी सी हाँ कर दी या कोई छोटा सा कदम उठा लिया, तो हम पर एक अंदरूनी प्रेशर बनता है कि हम उसी रास्ते पर चलते रहें, ताकि हम अपनी ही नजरों में और दूसरों की नजरों में भी कंसिस्टेंट दिखें, अपनी बात के पक्के। हाँ, ये तो है, हम खुद को झूठा साबित नहीं करना चाहते। सही कहा। ये हमारी अपनी इमेज का सवाल बन जाता है, और सेल्स वाले लोग वो इसका खूब फायदा उठाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाला आया, वो सीधे बेचने की बात नहीं करेगा। वो पहले पूछेगा कि आप मानते हैं कि बच्चों की एजुकेशन जरूरी है? हाँ, कौन मना करेगा? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। फिर शायद पूछेगा, क्या आप मानते हैं कि दुनिया की अच्छी जानकारी उनके भविष्य के लिए अहम है? आप फिर हाँ कह देंगे। अब ये छोटी छोटी हाँ आपसे कहलवाने के बाद जब वो आखिर में एनसाइक्लोपीडिया खरीदने को कहता है, तो मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारी पिछली बातों से मैच नहीं करेगा। एग्जैक्टली। मना करना मतलब खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करना। और इसी निरंतरता से जुड़ी एक और टेक्निक है ना, फुट इन द डोर, पैर दरवाजे में अड़ाना। हाँ, ये डोर इन द फेस से बिल्कुल उल्टी है। उसमें पहले बड़ी मांग थी, इसमें पहले छोटी। अच्छा। इसमें पहले आपसे एक बहुत छोटा सा आसान सा काम करने को कहा जाता है, जिसे आप आराम से मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी मुहिम है, उसके सपोर्ट में एक छोटा सा स्टिकर अपनी खिड़की पर लगाने को कहा। ठीक है, वो तो कोई भी लगा लेगा। हाँ, आप लगा लेते हैं। फिर कुछ हफ्ते बाद वही लोग दोबारा आते हैं और कहते हैं कि अब उसी मुहिम के लिए अपने लॉन में एक बड़ा सा बोर्ड लगा लीजिए। थोड़ा भद्दा सा भी हो सकता है वो बोर्ड। अरे बाप रे, स्टिकर से सीधा बड़ा बोर्ड। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने पहले वो छोटा स्टिकर लगाया था ना, उनके ये बड़ा वाला बोर्ड लगाने के लिए हाँ कहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, क्यों? उन लोगों के मुकाबले ज्यादा जिनसे सीधे ही बड़ा बोर्ड लगाने को कहा गया था। वो पहली छोटी सी हाँ, वो हमें अगली बड़ी हाँ के लिए मेंटली तैयार कर देती है। हम अपने पहले वाले एक्शन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। सही बात है। हम एक बार किसी चीज से जुड़ गए तो फिर उससे पीछे हटना मुश्किल लगता है। कार डीलर भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं शायद, लो बॉलिंग। हाँ बिल्कुल, लो बॉलिंग टेक्निक इसी पर बेस्ड है। वो क्या करते हैं, पहले आपको एक बहुत ही अच्छी, लगभग यकीन ना आने वाली कीमत बताते हैं कार की। हाँ, ताकि हम खुश हो जाएं। बिल्कुल, आप खुश हो जाते हैं, सौदा पक्का करने लगते हैं, शायद कुछ कागज काइन कर देते हैं, डाउन पेमेंट का चेक दे देते हैं। मतलब आप दिमागी तौर पर उस कार को अपना मान चुके होते हैं। हाँ। फिर सेल्समैन आता है, बड़ा माफी मांगता हुआ सा कि सर वो एक गलती हो गई थी, या मेरे मैनेजर्स नहीं मान रहे, कीमत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और लोग मान जाते हैं कीमत बढ़ने के बाद भी। हैरानी की बात है, हाँ, बहुत से लोग फिर भी वो कार खरीद लेते हैं। लेकिन क्यों?
गुस्सा नहीं आता? आता होगा, लेकिन तब तक वो उस कार के लिए मेंटली कमिट हो चुके होते हैं, उसे अपनी कार मान चुके होते हैं। अब पीछे हटना उन्हें अपनी ही नजरों में गलत या अस्थिर लगता है। वो कमिटमेंट उन्हें आगे बढ़ा देता है। हाँ। तो चलिए सीधे बात करते हैं इन अवचेतन संदेशों की, मतलब सबलिमिनल मैसेजेस की। क्या ये वाकई पर्दे के पीछे से हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है और इसकी कहानी शुरू होती है वो 1950 के दशक के एक मशहूर किस्से से। हाँ, वो जेम्स विकारी वाला। बिल्कुल। जेम्स विकारी का दावा था कि उन्होंने सिनेमा हॉल में बहुत तेजी से पॉपकॉर्न खाओ और कोक पियो जैसे संदेश फ्लैश किए। और नतीजा, बिक्री बढ़ गई। हाँ, और दावे तो मतलब चौंकाने वाले थे कि कोक की बिक्री कोई 18% और पॉपकॉर्न की सोचिए 57% बढ़ गई। बाप रे, इसने तो लोगों में डर पैदा कर दिया होगा कि विज्ञापन वाले हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, वो भी बिना हमें पता चले। बिल्कुल, लेकिन जब इस दावे की ठीक से जांच हुई तो पता चला कि ये शायद एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था। अच्छा, मतलब सबूत नहीं थे। विकारी कभी कोई ठोस सबूत दे ही नहीं पाए और मजे की बात, बाद में उन्होंने खुद माना कि उनके पास पूरा डेटा नहीं था। और दूसरे रिसर्चर्स, उन्होंने कोशिश की। हाँ, और वो लोग इस तरह के नतीजे दोबारा नहीं ला पाए। यहाँ तक कि जिस थिएटर मैनेजर ने कथित तौर पर इजाजत दी थी, उसने भी कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर क्या ये सब बकवास है? मतलब सबलिमिनल संदेशों का कोई असर ही नहीं होता? देखिए, पूरी तरह ऐसा कहना भी ठीक नहीं। सबलिमिनल परसेप्शन नाम की एक चीज होती है। सबलिमिनल परसेप्शन, वो क्या है? मतलब अवचेतन स्तर पर जानकारी को महसूस करना। जैसे मान लीजिए आप किसी शोर भरी पार्टी में हैं और कोई दूर आपका नाम ले तो कान उधर चले जाते हैं ना। हाँ, होता है ऐसा। तो वो है सबलिमिनल परसेप्शन। लेकिन किसी की इच्छा या व्यवहार को बदलना, उसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है। अच्छा, तो फिर उन सेल्फ हेल्प टिप्स का क्या? वो जो दावा करते हैं कि अवचेतन संदेशों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है या याददाश्त तेज होती है, वो तो काफी चलते हैं। हाँ, उस पर भी काफी महत्वपूर्ण रिसर्च हुई है। एंथनी ग्रीनवॉल्ड और उनके साथियों ने एक स्टडी की थी, बड़ी मजेदार थी वो। कैसे? उन्होंने लोगों को टेप दिए, कुछ पे लेबल था मेमोरी इंप्रूवमेंट का, कुछ पर सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान बढ़ाने का। ठीक है। लेकिन चालाकी ये थी कि आधे लेबल जानबूझकर गलत लगाए थे। मतलब मेमोरी वाले टेप पर सेल्फ एस्टीम का लेबल और सेल्फ एस्टीम वाले पर मेमोरी का। अरे वाह, फिर क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि टेप्स का असल में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों को लगा कि उनमें सुधार हुआ है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें उस लेबल वाले टेप से वही उम्मीद थी। मतलब असली या नकली संदेश से ज्यादा उनकी अपनी उम्मीद काम कर रही थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग उम्मीदों के सहारे कैसे काम करता है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट का एक रूप। आपकी उम्मीद ही सच्चाई बन जाती है, कम से कम आपके लिए। फिर भी ये धारणा इतनी फैली हुई क्यों है कि संदेश काम करते हैं? समझ नहीं आता। इसके कई कारण हैं। एक तो मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, सनसनीखेज बनाकर। दूसरा, लोगों की अपनी उम्मीदें और डर होते हैं। और कभी-कभी अपने किसी अजीब व्यवहार को समझाने का ये एक आसान तरीका लगता है। सबलिमिनल प्रभाव का आइडिया फिट बैठ जाता है। तो एक तरफ ये सबलिमिनल संदेश हैं जिनका असर ज्यादातर एक मिथक लगता है, लेकिन दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक तकनीकों से लोगों को प्रभावित करने के असली और शक्तिशाली तरीके भी हैं। हाँ, जैसे कि हम कल्ट्स यानी संप्रदायों के मामले में देखते हैं। चलिए इसी पर आते हैं। ये कल्ट्स, ये कैसे लोगों को इतना काबू कर लेते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि जान भी दे देते हैं? क्या ये सच में ब्रेन वॉशिंग है? देखिए, ब्रेन वॉशिंग शब्द थोड़ा भ्रामक है। ऐसा लगता है कोई जादुई चीज हो रही है, पर कल्ट्स कोई जादू नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? वो जानी पहचाने मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ज्यादा गहराई से। और ये किसी पर भी असर कर सकता है, सिर्फ कमजोर दिमाग वालों पर नहीं। जैसे कि कौन सी तकनीकें? थोड़ा और बताइए। सबसे पहले तो वो अपनी एक अलग सामाजिक सच्चाई बनाते हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क कम कर देते हैं, सारी जानकारी को कंट्रोल करते हैं। मतलब आइसोलेशन। हाँ, और फिर अपनी खास भाषा, अपने विचार थोपते हैं, अपनी बातें लगातार दोहराते हैं। धीरे धीरे सदस्य बाहरी दुनिया की बातों पर शक करने लगते हैं
और सिर्फ ग्रुप पर भरोसा करते हैं। और वो हम बनाम वे वाली बात। हाँ, उसे कहते हैं ग्रैनफेलून तकनीक। मतलब किसी भी आधार पर, चाहे वो कितना ही बेमतलब क्यों ना हो, लोगों को हम और वे में बांट देना। इससे ग्रुप की पहचान बहुत मजबूत होती है। और नए सदस्यों के साथ क्या होता है? नए सदस्यों पर शुरू में बहुत प्यार बरसाया जाता है। लव बॉम्बिंग कहते हैं इसे, ताकि उन्हें लगे कि यही एक जगह है जहां उन्हें अपनाया जाता है। उन्हें एक खास पहचान दी जाती है, नया नाम, खास कपड़े, ताकि वो ग्रुप का हिस्सा महसूस करें। और बाहरी दुनिया? बाहरी दुनिया या ग्रुप से अलग सोचने वालों के लिए डर या नफरत पैदा की जाती है। वो लोग बुरे हैं, हम सही हैं। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। और फिर वो कमिटमेंट कैसे बढ़ाते हैं कि लोग घर बार पैसा सब कुर्बान कर देते हैं? वो धीरे धीरे होता है। इसे कमिटमेंट एस्केलेशन कहते हैं। सदस्य पहले छोटी छोटी बातों के लिए हाँ करते हैं, थोड़ा समय देना, छोटा मोटा दान देना। ठीक है। फिर मांगे बढ़ती जाती हैं। अब क्योंकि वो पहले ही छोटी चीजों के लिए हाँ कह चुके हैं, तो अपने उन फैसलों को सही ठहराने के लिए वो बड़ी कुर्बानियां देने को भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अपने पिछले कामों को जस्टिफाई करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। इसे रैशनलाइजेशन ट्रैप कहते हैं, यानी तर्क संगतता का जाल। आप अपने पिछले निवेश को सही साबित करने के लिए और ज्यादा निवेश करते जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या भावनाएं। और लीडर का क्या रोल होता है? लीडर को अक्सर देवता जैसा या बहुत असाधारण शक्तियों वाला बताया जाता है, तो उसकी बात पर सवाल उठाना या उसे मना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सदस्यों को हमेशा एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया जाता है, एक फैंटम गोल, जिसके लिए वो बिना सवाल किए लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो आज हमने दो काफी अलग चीजें देखी। एक तरफ ये सबलिमिनल संदेश जिनका डर तो बहुत है पर वैज्ञानिक आधार काफी कमजोर है, लगभग एक मिथक जैसा। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कल्ट्स, जहां लोगों की सोच और व्यवहार बदलने के लिए बहुत सोची समझी और वाकई में शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे सामाजिक अलगाव, पहचान बदलना, धीरे धीरे कमिटमेंट बढ़ाना। हाँ, और लीडर के प्रति अंधश्रद्धा पैदा करना। ये तकनीकें काल्पनिक नहीं है, बल्कि असली है और चिंताजनक रूप से प्रभावी भी। इन तकनीकों को समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये हमें जागरूक बनाता है कि कैसे हमारे विचारों और व्यवहारों को, चाहे विज्ञापन हो, राजनीति हो या कोई ग्रुप, प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, सूक्ष्म तरीकों से भी और सीधे तौर पर भी। और ये सोचने वाली बात है कि कल्ट्स में इस्तेमाल होने वाली ये तकनीकें, जैसे खास पहचान देना, बाहरी दुनिया से काटना, एक खास लक्ष्य के पीछे भागना, क्या ये आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी किसी न किसी रूप में नजर आती हैं? एक सोचने लायक सवाल है ये। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। उन्होंने इससे क्या सीखा, उनके क्या विचार हैं, ये जानना हमारे लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा। हाँ, और हम इस बातचीत को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर सुझावों का भी स्वागत है।